काफ़ी देर वो चुप रहा, उसके बाद उसकी आंखों से आंसू आना शुरू हो गए। कहता था कि तुम मेरे जानते हो कि मैं बहस तो तुमसे किया करता था, लेकिन मेरी पाकिस्तानियत के बारे में कोई शुबा हो सकता है? मैंने कहा नहीं, मुझे तो मैच था पाकिस्तान और हिंदुस्तान का। तमाम स्टेडियम जो ढाका का था 30,000 35,000 पूरे का पूरा पाकिस्तान के लिए ताली बजा रहा था और पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था। बदकिस्मती से वो मैच हम हार गए। मैच खत्म होने के बाद किसी नमाज का वक्त हुआ। नवाए इंसान NI न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल नवाए इंसान सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो से आप बाखबर रह सकें। मुझे जो रोल अता किया गया है वो ये है कि सरकारी मुलाजमीन का क्या मामला था इस सारे सिलसिले में। तो मैं फ़िलहाल तो उसके बारे में गुफ्तगू करूँगा, फिर अगर कुछ वक्त मिला तो मज़ीद कुछ बात करने की कोशिश करूँगा। तो सरकारी मुलाजमीन, मेरा एक ज़ाती इस पाकिस्तान मशरक़ी पाकिस्तान से ये जो ताल्लुक़ है, आपको पता है कि जो मरकज़ी मुलाजमतें होती हैं सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज, उनकी तरबियत में एक प्रोग्राम शामिल होता है कि वो मुल्क के तमाम चप्पे चप्पे में उनको घुमाया जाता है, दिखाया जाता है, ताकि उनको पता चल जाए कि उनको क्या क्या मामला पेश आने हैं। तो इस सिलसिले में अपनी तरबियत के दौरान मैं तकरीबन 2-2.5 माह जो था वो उस वक्त के मशरक़ी पाकिस्तान में गुजारे थे। ये 69-70 की बात है। तो मेरा है 2-3 हफ्ते शायद हम ढाका में रहे थे, कोई 10 दिन के करीब चिटागांग में हम रहे, हम सिलट में गए, उसके बाद खुलना, मुख्तलिफ हम शहरों में गए। और उसमें शामिल था हमारे प्रोग्राम में कि हम तमाम सरकारी अदारों में जाते थे, सरकारी दफ्तरों में जाते थे। अपने जो सीनियर साथी थे वो हमसे गुफ्तगू करते थे, हमें सवालात का मौका देते थे। और उसके अलावा बाहर जो जितनी दुनिया थी, जिसमें मीडिया भी शामिल था, वज़रा शामिल थे, उन सारों से मुलाकातें और बातें करने का हमें वो मौका मिला था। वो हमारे लिए एक बहुत ही एक मुफीद और एक अच्छा सिलसिला साबित हुआ। यानी सही मायनों में आप कह सकते हैं कि हमारी आंखें खुल गई थी। उससे पहले जब मैं गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ता था तो एक एक्सचेंज प्रोग्राम था हुकूमत पाकिस्तान का, तबादले का प्रोग्राम था, जिसमें मगरबी पाकिस्तान के अच्छे तालिब इल्म जो थे उनको वजीफ़ा दे के मशरक़ी पाकिस्तान भेजा जाता था, ढाका यूनिवर्सिटी और मुख्तलिफ जगहों पे। और जो मशरक़ी पाकिस्तान के जो अच्छे तालिब इल्म थे उनको पाकिस्तान, मगरबी पाकिस्तान में मौका मिलता था। तो इस सिलसिले में मेरे साथ जो एक बंगाल के तालिब इल्म थे, उनका नाम रज़ाउल हयात था। वो गालबन चाटगाम से थे या जैसोर से थे, अब मुझे याद नहीं रहा। तो ज़ाहिर है वो एक दोस्ती हो जाती है उस सतह पे। वो BA करने के लिए आए, फिर उन्होंने MA किया, 4 साल वो रहे, हॉस्टल में रहे। तो उनसे फिर बेशुमार गुफ्तगू इस सिलसिले में होती थी। वो अपने मशरक़ी पाकिस्तान का बताते थे, मसाइल का और अपनी शिकायत का, अपनी रंजिशों का, कि क्या क्या चीज़ें हैं। ज़ाहिर अखबारों में चीज़ें आती थी तो वो उसकी वजाहत करते थे, सवाल पूछते थे, हम उसका जवाब देते थे। तो उनकी बातें सुन के मुझे ये लगता था कि नहीं, ये ऐसे ही इनकी ज़ाती राय है, ये हो नहीं सकता कि कोई इस तरह की सूरत हाल हो जिस तरह ये बता रहे हैं। मतलब उनका एक फ़िक्रा मुझे अभी तक याद है, जब ज़्यादा ऐसी बात बढ़ती थी, वो कहते थे कि यू वेस्ट पाकिस्तानीज ट्रीट अस दीज पाकिस्तानीज एज ए कॉलोनी ऑफ योर्स। हमें तुम अपनी एक नौ आबादी समझते हो और हमें अपने बराबर का नहीं समझते हो। तो मैंने उनको यही समझाने की कोशिश करता था कि नहीं, सवाल ही पैदा ना होता, अब सब मुसलमान हैं, बराबर हैं वगैरह। बहरहाल इस पस मंज़र के साथ जब मैं मशरक़ी पाकिस्तान हम गए, मैं नहीं साहब, मेरे बहुत से सारे साथी भी थे और मुख्तलिफ़ दफ्तरों में गए, मुख्तलिफ़ अदारों में गए, मुख्तलिफ़ लोगों से मिले, मुख्तलिफ़ हर तरह के शोबे जो थे तब के उनसे मुलाकातें हमारी हुई, जहाँ करवाया गया प्रोग्राम के तहत ताकि हम। तो मुझे बहुत खौफ महसूस हुआ और वाज़े नज़र आ रहा था कि ये एक किसी अकेले बंदे की ऐसी सोच या राय नहीं है जो मैंने बताया कि आप हमें अपनी नौ आबादी समझते हैं। मुझे यह महसूस हुआ कि मशरक़ी पाकिस्तान में अक्सरियत लोगों की सोच जो है वो हमारे बारे में यही है कि हम उन पे एक हावी हुए हैं, हम उनके जो वसाइल हैं हम उनको इस्तेमाल कर रहे हैं
और उसमें से कोई हिस्सा उनको मुनासिब नहीं देते। ख़ास तौर पे जब वो, आपको याद होगा कि अयूब खान ने एक मुतारफ़ कराया था आइन 1962 का, उसमें पैरिटी का एक फार्मूला दिया गया था, मसावात का फार्मूला दिया गया था कि ये, और ये बड़ी गैर मुनासिब सी बात थी। मुझे ख़ुद भी एक तारीख़ के तालिब इल्म की हैसियत से और सियासियात के तालिब इल्म की हैसियत से बड़ी नामुनासिब बात लगती थी कि एक अक्सरियत वाला जो इलाका है उसको पैरिटी पे ला के तो मगरबी पाकिस्तान के बराबर कर दिया जाए। मुझे नहीं ये बात पसंद आती थी। लेकिन फिर उसके जो बाकी उसके असरात थे वो ये थे कि जो कुछ भी तरक्की होगी, जो भी मंसूबा लगेगा, वो दोनों तरफ फिर बराबर लगेगा। यानी पैरिटी वो एक इतना मुश्किल था, एक फार्मूला था कि उस पर पूरा उतरना बड़ा मुश्किल था। मतलब अगर कराची में कोई स्टील मिल लग रही है तो मशरकी पाकिस्तान में स्टील मिल लगेगी। अगर कोई नई बंदरगाह बनाई जा रही है तो फिर उधर भी बनाई जाएगी। कोई इन्वेस्टमेंट होगी उधर होगी। उन्होंने तमाम, मैं हैरान हो गया कि मशरकी पाकिस्तान में जितने भी हमारे वो सरकारी एहलकार, साथी, दोस्त, अदारे हम गए, उन्होंने बाकायदा तहकीक करके बताया हुआ था कि आपने पैरिटी भी, आपकी बात हमने मान ली, लेकिन उसके बावजूद आप देखें कि आपने अपने मगरबी पाकिस्तान में ये चीज़ें की हैं, लेकिन हमारी तरफ आपने कोई चीज़ भी नहीं की। इन चीज़ों का हमारे पास कोई जवाब नहीं था, जो यहाँ बैठे हुए हम सोचते भी नहीं थे। बल्कि मुझे इस पहलू का कभी अंदाज़ा भी नहीं हुआ था कि पैरिटी तो हमने कर ली, तो आबादी के हिसाब से असेंबली में सीटें भी बराबर कर ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन अब उसके जो इक्तसादी होगा उसका इम्प्लिकेशंस, वो उसकी तरफ हमारी तवज्जो नहीं गई। वो वहाँ मशरकी पाकिस्तान में जब हम गए और उन लोगों से मिले और उनकी बातों से, तो हमें इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ और एक खौफ महसूस हुआ कि ये हालात जो इतने ख़राब हो रहे हैं उसका क्या किया जाएगा। इत्तेफाक से जब चिटागांग में हम जिस होटल में ठहरे हुए थे, जिस जगह पे ठहरे थे, वहाँ पे खान अब्दुल कयूम खान भी उस वक्त तशरीफ़ लाए। ये मेरा ख्याल है इलेक्शन वगैरह की तैयारी वो कर रहे थे, वो मशरकी पाकिस्तान है। उसके अलावा मुझे याद नहीं कोई मगरबी पाकिस्तान का लीडर दौरा करता हुआ वहाँ दूर तक पहुँचा हो। तो उन्होंने हमसे मुलाकात की, नाश्ते पे हम बैठे और उन्होंने कहा कि हाँ भाई, अपने तासुरात बताओ कि आपने क्या महसूस। तो हमने से अक्सरियत ने यह कहा कि हमारे तासुरात ये हैं कि हालात बहुत ख़राब है और आप लोगों को अंदाज़ा ही नहीं है कि क्या हो रहा है। तो हमें इससे भी मज़ीद हैरत हुई कि खान अब्दुल कयूम खान ज़ाहिर बड़े मजे हुए सियासतदान और बड़े तजर्बाकार, उन्होंने भी हमारी बातों को कोई अहमियत नहीं दी। उन्होंने कहा नहीं, आप ऐसे ही नौजवान हैं और बड़ी जल्दी मायूस हो जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। उन्होंने बंगाल की जो सारी हिस्सा था तहरीक पाकिस्तान में वो गिनवाया। वो हमें भी पता था कि 1906 में ढाका में ही मुस्लिम लीग का क्याम आया और सब कुछ उन्होंने क्या क्या कोशिशें उसके लिए की थी। उन्होंने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं होगी, इलेक्शन होगा, ठीक हो जाएंगे वगैरह वगैरह सब कुछ। तो वो कुछ नहीं हुआ, नतीजा आपके सामने है। फिर जो ख़ास तौर पर रऊफ़ ताहिर साहब ने चूँकि सरकारी एहलकारों की बात की है, तो उनकी जो बातें सुनी, वो भी एक एक्सचेंज प्रोग्राम था कि जो मगरबी पाकिस्तान के अफसरान थे वो वहाँ उनकी तैनाती होती थी और जो मशरकी पाकिस्तान के जो अफसरान थे उनको यहाँ इधर भेजा जाता। पहले तो जितने भी मगरबी पाकिस्तान से लोग गए हुए थे, अच्छे लोग थे सारे के सारे, लेकिन वो अपनी जान से ही बेजार थे। वो इसलिए थे कि जी देखें, हमारे अहल वयाल उधर हैं, घर वाले इधर हैं, हम कहाँ फंस गए हैं, जाना आना भी बड़ा मुश्किल है। कोई भी अपनी कभी मुझे नहीं याद पड़ता कि कोई अपनी वहाँ पे तैनाती से कोई मुतमईन हो या खुश हुआ हो। ज़ाहिर है इस किस्म के गैर मुतमईन और बेजार और अपनी जान से बेजार लोग जो हैं वो आम लोगों के साथ क्या सलूक करते होंगे। उनका मिजाज जो था वो काफ़ी शाहाना, अजीब व गरीब किस्म का था। बल्कि मुझे याद है हमारे जो क्रिकेट के गुरु थे अब्दुल हफीज़ कारदार साहब, जब वो वापस आए थे इंग्लैंड से और फारिग होके ऑक्सफोर्ड से पढ़ के और क्रिकेट उन्होंने छोड़ दी थी, उन्होंने एक ब्रिटिश कंपनी की, बरतानवी कंपनी की मुलाजमत की थी जिसके वो मैनेजिंग डायरेक्टर थे। उस कंपनी गालबन चाय की कंपनी थी या कोई, अब मुझे याद नहीं है। तो वो बातें बड़ी अजीब अजीब सुनाया करते थे। एक चीफ सेक्रेटरी साहब जो हमारे इस तरफ से गए हुए थे, उनका बताते थे कि उन्होंने जो आम सा दफ्तर था ना, उसको एक कमरे पे वो राज़ी नहीं हुए,
उन्होंने एक साथ वाले कमरे की दीवार भी तुड़वा दी और इस तरह जिस तरह आप जैसे देखते हैं मुस्ततील एक लंबा सा कमरा सा बन गया, जैसे वो दीवान सा बन जाता है। और उसमें वो एक ऊंचाई पे एक स्टेज पे उन्होंने अपना मेज़ कुर्सी रखा हुआ था, वहाँ बैठे होते थे और 2-4 कुर्सियाँ इधर 2-4 कुर्सियाँ, और दूर से तकरीबन कोई 50 फुट से वो कहते हैं वो आम आदमी जो आता था जैसे दरबार में दाखिल हो रहा है और उसको कोई 10-15 फुट के फासले पे वो उनका हुक्म था, उनको रोक दिया जाता था और फिर वहीं से वो अपनी मारूज़ात करता था। यानी एक तहकीर का और तजलील का उसमें सारा पहलू था। वो अपनी शान व शौकत शाहाना बना के बैठे होते थे। इस तरह की और भी कई बातें हैं जिसकी तफसील में उनकी किताब में भी इसका जिक्र है, उनकी किताब में भी जिक्र होगा। मैं नाम भी नहीं लिया, बड़े मशहूर वो जी जी यानी लोग थे। तो वो ये, तो इसी तरह जो आम SDM ग्रेड 18 तरह के जो नए नए तरबियत पा के जाते थे, उनकी मिजाज में भी बड़ी फिरौनियत होती थी। और वो हमारे बंगाली दोस्त और भाई वो शिकायत करते थे कि फ़लाँ बंदा ऐसा है, फ़लाँ बंदा, इसको कोई समझाओ क्या कर रहा है। और उनमें से एक ऐसा भी था जिस पे गुस्सा बाद में निकाला, 1971 का मामला हुआ, उसको तकरीबन उन्होंने जीप के साथ बांध के उसको चीर के रख दिया था। इसका जो इस तरह का मामला था, यानी इतनी उनमें नफ़रत और गुस्सा इन लोगों के ख़िलाफ़ पाया जाता। तो वो किरदार उसमें कितनी मैं बात करूँ, बहुत ही भयानक किरदार था। ये एक शोबे की, एक तबके की बात कर रहा हूँ। बाकी मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि यानी इंतहाई मेहनत करके मैं समझता हूँ कि हमने एक दूसरे को नाराज़ किया है बहुत। इसमें हमारी मेहनत का दखल है। इस साल जिसकी मैंने अपने उस दोस्त की बात की जो गवर्नमेंट कॉलेज में मेरे साथ पढ़ता था, वो जब वहाँ वापस चला गया तो उससे ख़त व किताबत होती है। मेरे पास अभी भी शायद उसके कोई लिफाफे होंगे। कभी भी उसने यानी लिखता था मेरा नाम, नीचे मेरे घर का पता और आखिर में लिखता था पाकिस्तान, लाहौर, और पाकिस्तान आगे ब्रैकेट में लिखता था वेस्ट। कभी उसने वेस्ट पाकिस्तान नहीं लिखा, हमेशा पाकिस्तान और ब्रैकेट में वेस्ट। मतलब उसकी पाकिस्तान नियत की मैं आपको एक सबूत दे रहा हूँ, वो लिखता था। मैं भी उसको फिर पाकिस्तान और आगे ईस्ट लिख देता था, यानी इस हद तक वो पाकिस्तान। और यही जो मेरा दोस्त है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो बाद में मैंने जब उसका 1971 के वाक़यात के बाद पता किया तो उसका पता चला कि जी उसका कोई नामो निशान नहीं, पता नहीं है ये बस सब कुछ। बहरहाल कुछ सालों के बाद वो सामने आया, उसका यानी राब्ता हो गया। तो मैंने उसे मालूमात की कि तुम उन दिनों में कहाँ थे, मैं तुम्हारा बहुत मालूम करता रहा। आमने सामने हमारी मुलाकात हो रही थी। काफ़ी देर वो चुप रहा, उसके बाद उसकी आंखों से आंसू आना शुरू हो गए। कहता था कि तुम मेरे जानते हो कि मैं बहस तो तुमसे किया करता था, लेकिन मेरी पाकिस्तानियत के बारे में कोई शुबा हो सकता है? मैंने कहा नहीं, मुझे तो कोई शुबा नहीं। कहता है कि मुझे पकड़ लिया गया किसी बिल्कुल गैर ज़रूरी और बेबुनियाद किस्म के इल्ज़ाम पर पकड़ लिया गया और मुझे फिर सरकारी तहवील में ले लिया गया उसको। और यह कहा जा रहा था कि तुम अपना मुफ्ती बानी से ताल्लुक़ बताओ, तुम इंडिया से तुम्हारा जो ताल्लुक़ है वो बताओ। और वो सैयद था, सैयद रज़ा उल हयात उसका बात। और उसकी जिसकी सपुर्दगी में था वो एक फ़ौजी था, सूबेदार या कुछ इस किस्म का बात। तो ये और उसकी वो जिस तरह अजियत देने के तरीके होते हैं, जो मार कुटाई के तरीके होते हैं, वो सारे किए गए। और कई दिन के बाद वो कहता है कि वो सैयद जो था, वो जो सूबेदार, वो भी इतना थक गया और आजिज़ आ गया कि उसने मेरे आगे हाथ छोड़ दिया। उसने कहा तुम भी सैयद हो, मैं भी सैयद हूँ, अब मैं मज़ीद तुम्हें कुछ कह नहीं सकता। अल्लाह का वास्ता है, अगर तुम्हें कुछ पता है तो वो बता दो ताकि मैं अपने अफसरों को बता दूँ। तो ये साल वो कहता है मैं उस सारी अजियत में मुब्तला रहा। उसके बाद फिर वो बांग्लादेश बना और उसको किसी जेल में से निकाल के लाया गया। तो मैं ये चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ ताकि वो सबक सीखने के हवाले से आगे मैं बात करूँगा। बाकी उनकी जो अहले बंगाल की और उस इलाके के लोगों की जो मोहब्बत थी, ये डॉक्टर साहब ने भी आपको बातें बताई हैं। मैं पहले भी गया हूँ, मैं उसकी तफसील बता रहा हूँ। उसके बाद जब बांग्लादेश बन गया, मैं कई दफ़ा वहाँ पे गया हूँ मुख्तलिफ हैसियतों में, कभी सरकारी एक दौरे के साथ, कभी क्रिकेट के सिलसिले में भी 2-3। लेकिन क्रिकेट के सिलसिले में मुझे जो
तजर्बात हुए और वाक़यात पेश आए वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहता हूँ कि एक पाकिस्तान और हिंदुस्तान का मैच था, आपको पता नहीं ICC ट्रॉफ़ी या कोई चीज़ थी, तो मैच था पाकिस्तान और हिंदुस्तान का। तमाम स्टेडियम जो ढाका का था 30,000 35,000 पूरे का पूरा पाकिस्तान के लिए ताली बजा रहा था और पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था। बदकिस्मती से वो मैच हम हार गए। मैच ख़त्म होने के बाद किसी नमाज का वक्त हुआ तो मैं साथ ही जो मस्जिद है वो मस्जिद अल मुकर्रम या वहाँ पे मैं नमाज़ पढ़ने के लिए गया। मैंने यही सलवार कुर्ता पहना हुआ था और पहचाना जाता, वैसे भी उस वक्त मैं क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन था और मुझे कई दफ़ा टेलीविज़न पे वो दिखा रहे थे अफसर को। तो मस्जिद में मैं जब नमाज़ पढ़ चुका फारग हुआ तो मैंने महसूस किया कि कोई 50-60 लोगों ने मुझे घेर लिया हुआ है। मैं थोड़ा सा दिल में डरा भी कि पता नहीं मेरे साथ क्या होने लगा है। तो तमाम ने ये घेर लिया और उनका एक ही सवाल था कि तुम लोग मैच क्यों हारे हो, हमें बहुत दुख हुआ है, क्यों तुम लोग मैच हारे हो। इतनी ज़्यादा मोहब्बत मुझे अंदाज़ा नहीं था। मेरा ख्याल था कि 1971 के वाक़यात के बाद ये लोग इतने ज़्यादा गुस्से और नफ़रत का शिकार होंगे तो ये हमें नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अवामी सतह पर और बल्कि सरकारी सतह पर भी बेशुमार मोहब्बत पाई। सिर्फ एक जगह पता चलता था कि ये है वो क़यादत जिसने बांग्लादेश बनाया है, वो थी अवामी लीग वाले लोग। उनका यानी मिलने का अंदाज भी फ़र्क था और उनके वज़रा की भी बातें फ़र्क थी। और ख़ास तौर पे जिनका आप भी जिक्र कर रहे हैं, हसीना वाजिद जो उनकी वज़ीर आज़म